जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और ये साइंस पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं, पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो आप एक एक करके इसको देखना। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें और हमारी टीम को हौसला बने और हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। और इस सारे क्वेश्चन, जितने इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके आप इसको देखना, और जहां कहीं भी आपको लगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यथासंभव हमने सही आंसर लाने की कोशिश की है, फिर भी कुछ त्रुटि रह जाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 4 बीमारियों के नाम दिए गए हैं। पहला है विसूचिका, जिसको हैजा कहते हैं। दूसरा है आंत्र ज्वर, तीसरा चेचक, चौथा लकवा, जिसको अंगघात कहते हैं। तो कहता है एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी से जुड़े हुए हैं, किन किन बीमारियों से इनका जुड़ा हुआ शोध है। इन्होंने चेचक का टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। तो यहाँ पर आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हुए हैं, तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कहता है जीवाणु तथा विषाणु के कारणवश इनमें से क्या होता है। जीवाणु तथा विषाणु के कारणवश, बैक्टीरिया और वायरस, इनके कारण से क्या होता है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रत्युर्जाताएं होती है, असंचरणीय रोग होते हैं, विपोषी रोग होते हैं और संक्रामक रोग होते हैं। तो ये जीवाणु, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से क्या होता है, तो संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग जो फैलता है रोग बड़ी तेजी से, उसको संक्रामक रोग कहते हैं। तो बैक्टीरिया वायरस की वजह से संक्रामक रोग होते हैं। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग चलेंगे। ये सब सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ये असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग, फुट एंड माउथ रोग होता है किससे, किसकी वजह से फुट एंड माउथ रोग होता है। ये महामारी पशुओं का है, तो जीवाणु के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। फुट एंड माउथ बीमारी जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। तो ए आंसर आपका यहाँ पर सही है। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ बीमारियों के नाम है जिसमें एंटीबायोटिक का यूज करके आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ये कौन सी बीमारी है जिसमें एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं होता है। तो कुष्ठ, टिटनेस, मीजल्स, हैजा। तो मीजल्स को खसरा कहते हैं, ये एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछा गया था कौन सी बीमारी एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं होता है, तो मीजल्स। अगला क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अल्जाइमर मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो बी आंसर आपका सही होगा। ये खासकर बूढ़े लोगों में होता है, ये भूलने की बीमारी होती है एक तरह से। तो बी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। अल्जाइमर्स मस्तिष्क से जुड़ा हुआ ये बीमारी है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। यकृत शोथ, मस्तिष्क ज्वर, मधुमेह, पीलिया। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है, तो मधुमेह मतलब डायबिटीज रोग इंसुलिन की कमी से होता है। तो सी आंसर आपका सही होगा। सी के साथ चलेंगे, मधुमेह, डायबिटीज। अगला क्वेश्चन है निद्रा रोग, जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, जिसमें हमेशा नींद आती रहती है। ये नामक बीमारी होती है किससे, विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप बढ़ने से और ट्रेपनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। ये एक बीमारी है जो एक कोशिकीय जीव की वजह से होता है, और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जिसका नाम है ट्रिप्नोसोमा। ये एक मच्छर काटने से हो जाता है। यानी कहने का मतलब स्लीपिंग सिकनेस जो है ये ट्रिप्नोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव की वजह से होता है। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बर्धांध मतलब कलर
कलर ब्लाइंड पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों को निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना है? कलर ब्लाइंड होने की संभावना है। कलर ब्लाइंड उसको कहते हैं जिसमें लाल और हरा में फर्क नहीं कर पाता हो। यदि लाल और हरा एक साथ दिया हुआ हो कलर, तो उसको बाइफरकेट नहीं कर पाता है, उसको अलग अलग नहीं कर पाता है, तो कहता है उसकी कितनी संभावना है? तो इसमें उसकी 50% संभावना है कि उसके जो आने वाले बच्चे होंगे उसमें कलर ब्लाइंड होगा। 50% इसकी संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेल्सिया रोग किसकी कमी से होता है? रिकेट्स ये एक हड्डी की बीमारी है और ऑस्टियोमेल्सिया ये भी हड्डी की बीमारी। तो किसकी वजह से होता है? इसमें किस विटामिन की डिफिशियंसी से, किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? दिया हुआ है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमेल्सिया ये जो बीमारी है बच्चों में, ये हड्डी से जुड़ी हुई बीमारी है, यानी विटामिन डी की कमी से ये बीमारी होता है। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का विषाणु, पोलियो का जो वायरस है शरीर में प्रवेश करता है, कैसे करता है? ये किस वजह से पोलियो आ जाता है, पोलियो लग जाता है? तो कहता है कुत्ते के काटने पर, मच्छर के काटने पर, दूषित भोजन और जल के द्वारा, थूक के द्वारा। तो पोलियो का विषाणु जो है वो दूषित भोजन और जल के द्वारा बच्चों को प्रभावित करता है और ये बच्चे बीमार हो जाते हैं, पोलियो ग्रसित हो जाते हैं। तो सी आंसर आपका सही होगा। दूषित भोजन और जल के द्वारा पोलियो का विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। दूषित भोजन और जल की वजह से, दूषित जल की वजह से पोलियो का विषाणु हमारे शरीर में आता है। अगला क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके वजह से होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या है? तो ये प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस और बैक्टीरिया। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको एड्स भी कहते हैं शॉर्टकट में, AIDS, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये वायरस है, एड्स का वायरस। तो बी आंसर आपका सही है, जिस वायरस का नाम है HIV वायरस। ये वायरस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस की वजह से, उस वायरस का नाम है HIV वायरस। तो बी आंसर आपका सही होगा, बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में ऐंठन किसकी कमी से होती है? ऐंठन किसकी कमी से होती है? नवजात शिशुओं में ऐंठन किसकी कमी से होती है? आयोडीन, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन बी की कमी से। नवजात शिशुओं में ऐंठन किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। तो बी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ आप लोग चलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? यहाँ पर 4 बीमारियों के नाम दिए हुए हैं, इसमें आपको पता करना है कि कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है। पहला है तपेदिक, दूसरा है पीलिया, तीसरा चेचक, चौथा है मम्प्स। तो तपेदिक जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ए आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो तपेदिक। तो ए आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म को पृथक कीजिए। असत्य जो है उसको चुनना है, जो गलत है उसको चुनना है। पहला कहता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या है? तो इसमें कहता है निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती। तो यही गलत है आपका। निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती। यही आंसर आपका हो जाएगा। और भी पढ़ लेते हैं हम। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती, जैसे ही है मोतिया बिंद, नेत्र लेंस अपारदर्शी बन जाता है, जो हमारा आई लेंस है वो अपारदर्शी हो जाता है। और तीसरा है, चौथा है जरा दृष्टि दोष, वृद्धावस्था में होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यही सही नहीं है। दूरदृष्टि दोष निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है। दूरदृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखती है। ये गलत स्टेटमेंट है। तो ये आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? पीलिया रोग किसकी वजह से होता है? तो कहता है मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा और प्लीहा रोग में किसके संचरण से होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। पीलिया कहते हैं जॉन्डिस को। ये जॉन्डिस है, UNDICE, जॉन्डिस नाम की बीमारी, इसी को हिंदी में पीलिया कहते हैं। किसके संचरण से होता है? यकृत। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित यकृत होता है। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु को निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण को परक नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है?
जीवाणु को निकालने के लिए जिस प्रकाश किरण को परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो कहता है एक्सरे, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग विकिरण, परावैगनी किरण। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सूक्ष्म तरंग का उपयोग करके इसको जीवाणु को हटाते हैं, तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वायरसों में आरएनए होती है। कुछ वायरस में क्या होता है? आरएनए होता है, परंतु डीएनए नहीं। इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? तो कहता है वायरस में प्रतिकृति नहीं होती, इन वायरसों की वंशानुगत जानकारी नहीं है, आरएनए आनुवंशिकी जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करती है और न्यूक्लिक अम्ल को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। तो देखो इसमें कुछ में आरएनए होती है, कुछ वायरसों में डीएनए नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि आरएनए आनुवंशिक जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करती है, आनुवंशिक जानकारी को वायरस में भेजती है। यही हमें पता चलता है आरएनए से। तो सी आंसर आपका सही है। मतलब आरएनए का फंक्शन जो है यही आनुवंशिक जानकारी को वायरस में भेजती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? किसके प्रदूषण की वजह से गुर्दा खराब हो जाता है, मतलब किडनी खराब हो जाता है? कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट, कार्बन। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम। तो ए आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मानव में गुर्दे का रंग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम। याद रखना, ये बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछा है। तो ध्यान रखना, गुर्दे का रोग जो होता है किसके प्रदूषण से? तो कैडमियम के प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? दांत खराब हो जाता है किसकी वजह से? दांतों की विकृति मतलब दांत खराब हो जाता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, किसकी वजह से? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो निम्नलिखित में से किस तत्व के संबंध में दांतों की विकृति है? तो फ्लोरीन। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, फ्लोरीन। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है यहाँ पे, दोनों का वास्तविक उद्भव है, वनस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं और दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है। तो कहता है इसमें से कौन सा सही नहीं है, असत्य चुनना है। तो कहता है ये वनस्पतिक उद्भव है, ये भी सही है, पेड़ पौधा से ही दोनों मिलते हैं हमें, दोनों बहुलक हैं, ये भी सही है। तो आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये बात सही नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। और ग्लूकोज के अणु निर्मित करते हैं, ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा है, यही चुनना है। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सी स्टेटमेंट जो है, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद में क्या मौजूद रहता है? तो यहाँ पर दिया हुआ ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रक्टोज। तो शहद में फ्रक्टोज होता है। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ चलेंगे। शहद में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो फ्रक्टोज। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? अल्फा कैरोटीन रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित होता है। अल्फा कैरोटीन ये कहाँ उपस्थित होता है? ये एक तरह का प्रोटीन है, ये त्वचा में उपस्थित रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। बी के साथ चलेंगे। अल्फा कैरोटीन याद रखना दोस्तों, त्वचा में उपस्थित रहता है। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पर दिया हुआ 4 ऑप्शन, 7.2%, 4.5%, 9%, 10%। तो भैंस के दूध में वसा की जो मात्रा होती है 7.2%। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन को हार्मोन माना जाता है? निम्न में से कौन से विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी, डी। तो इनमें से किसको हार्मोन माना जाता है?
तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। तो डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आगे मैं बताता चलूं कि यहाँ पर फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि आप यदि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस का तैयारी करते हैं तो आप जरूर झा एग्जाम पेज से जुड़िए। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर बैंक क्लर्क, पीओ या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करके, जो यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं और ये जानकारी निःशुल्क होगा। आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, वीडियो को, हमारी बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए। और यदि कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एसएससी, सीजीएल, रेलवे की और बैंक की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जाता है और आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके हमें बताना, आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? जब बच्चा छोटा रहता है तो उसमें दूध को पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, रेनिन और लैक्टोज नाम का। कहता है ये कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 8 वर्ष। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 8 वर्ष। 8 वर्ष के बाद ये क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर देखना। 8 वर्ष की अवस्था में ये हार्मोन क्या हो जाते हैं, एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको गौर से पढ़ लेना। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, इसका कारण क्या है? प्राणियों के मामले में क्या कारण है इसमें कि कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें खाने को दी जाए, शर्करा नहीं बढ़ता, सांद्रण स्थिर रहता है? इसका क्या कारण है? पहला कहता है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन उपापचयी प्रक्रम को नियंत्रित करते हैं। दूसरा, अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। तीसरा, यकृत रक्त शर्करा को तत्काल अवशोषित कर लेता है। और ग्लूकोज का आत्मलयन नहीं हो जाता है, ग्लूकोज का आत्मलयन हो जाता है। तो देखो, जब ये कार्बोहाइड्रेट की चीज़ खाने से भी शर्करा की मात्रा स्थिर रहती है, नहीं बढ़ती है, इसका मतलब अतिरिक्त शर्करा को क्या करता है? यकृत अवशोषित कर लेता है, यानी इंसुलिन उससे बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में निकल रहा है, उसको अवशोषित कर लेता है। यानी सी आंसर आपका सही होगा, यानी यकृत आपका ठीक ठाक काम कर रहा है, इसका मतलब। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? ऊंट का जो कुबर होता है वो इसका उपयोग किस काम के लिए करता है? याद रखना, जल के संग्रहण के लिए, वसा के संग्रहण के लिए, मरुस्थल की बालू में चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, तापमान के नियमन के लिए। ये वसा के संग्रहण करता है। तो बी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वसा के संग्रहण के लिए। तो बी आंसर सही है। ऊंट का जो कुबर का उपयोग है वो वसा का संचयन करता है, फैट है वो। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायमिन है, थायमिन इनमें से क्या है? तो विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी, ये B2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं, सारा BB लिखा हुआ है, ये इसको विटामिन 6 लिख देते हैं, इसको विटामिन 1 लिख देते हैं, सारा BB लिख दिया था। तो थायमिन क्या है? विटामिन B1। तो डी आंसर आपका सही कर देते हैं हम यहाँ पर, विटामिन B1। तो ये थायमिन क्या है? विटामिन B1। याद रखना, थायमिन को कहते हैं विटामिन B1, विटामिन B1, ये इसका केमिकल नाम है। विटामिन B1 का केमिकल नाम क्या है? थायमिन। तो डी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए हमारे शरीर में कहाँ संचित रहता है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो रेलवे में भी पूछा गया कई बार। तो इसको ध्यान रखना, विटामिन ए हमारे शरीर में कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में। यकृत में क्या होता है? विटामिन ए संचित रहता है। ए आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन कौन सी विटामिन है? किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 को कहते हैं। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है?
वसा, शर्करा, प्रोटीन और विटामिन। एंजाइम मूलतः क्या है, प्रोटीन है एक तरह का, तो सी आंसर आपका सही होगा। एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन है, तो सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। ये 4 चीजें दी गई है यहाँ पर, 4 ऑप्शन। कहता है इसमें किस में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उत्तम स्रोत है। सेब, आम, आंवला, दूध। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, यानी इसमें आंवला आंसर सही होगा, क्योंकि ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि ये खट्टा भी होता है और विटामिन सी इसमें खट्टे फल में अभी बताया मैंने कि विटामिन सी पाया जाता है, तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। हमारी हार्ट बीट को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ें चाहिए। सोडियम, गंधक, पोटेशियम और लोहा। तो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम की जरूरत होती है, तो ये खनिज लवण हमें चाहिए, तो सी आंसर हमारा सही होगा। हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम की जरूरत है, तो सी आंसर आपका सही होगा, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत क्या है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज की किरण, सूरज की धूप मतलब किरणें जो हैं उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो बी आंसर आपका सही है। विटामिन डी का स्रोत सूरज की किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। किस विटामिन की वजह से रक्त का थक्का जमता है। ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का किसकी वजह से जमता है, विटामिन के की वजह से, तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे, तो ए आंसर आपका सही है, विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का जम जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। हमारे शरीर का जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें कौन सा भाग पूरा का पूरा पाचन करता है, अधिकांश भाग का डाइजेशन किस अंग में होता है। तो पैनक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत और मलाशय, अमाशय। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे छोटी आंत। छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, हमारा पूर्ण पाचन होता है, जो भी खाते हैं उसका संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, मैक्सिमम पाचन छोटी आंत में होता है, तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में जो टिश्यू का निर्माण होता है कहाँ होता है, ऊतकों का निर्माण होता है वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और विटामिन से। तो ऊतक का निर्माण में कौन सबसे जरूरी तत्व हैं, तो प्रोटीन। भोजन के जो अवयव हैं उसमें से प्रोटीन सबसे ज़्यादा जरूरी है, किसके, प्रोटीन के निर्माण में। तो टिश्यू के निर्माण में प्रोटीन सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो प्रोटीन आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रोटीन के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर का कौन सा भाग हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है हृदय, फेफड़ा, यकृत और वृक्क। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, तो फेफड़ा। याद रखना, फेफड़ा जो है, लंग्स जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से, ये पालक एक साग है, उसके पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा में सबसे अधिक होती है। किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, विटामिन की, आयरन की, वसा और कार्बोहाइड्रेट। आंसर यहाँ पर क्या लगाओ, आयरन। पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आयरन, लोहा होता है सबसे ज़्यादा, तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों। नाखून काटते समय हमें दर्द का एहसास नहीं होता, दर्द नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसके क्या कारण हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं, जिससे रक्त संचरण नहीं होता। दूसरा कहता है नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। तीसरा कहता है नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो ये नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्वारा बने रहते हैं, जिसमें रक्त संचरण नहीं होता। यानी ए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, डाइजेस्टिव जूस नहीं है, एंजाइम नहीं है। कहता है पहला पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन और एमिलेप्सिन। तो पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन, एमिलेप्सिन। तो इंसुलिन जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है,
तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। तो इसमें एंजाइम की बात की जा रही थी, तो पेप्सिन, रेनिन और एमिलेप्सिन ये सारे एंजाइम्स हैं। इंसुलिन क्या है, एक तरह का हार्मोन है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर के क्या बनता है, किस तरह से हमारे बॉडी में संचय रहता है वो, तो कहता है शर्करा, मंड, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। तो कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में संचित रहता है। तो ग्लाइकोजन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा। डी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इनमें से क्या सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए और इसमें से बताइए कि कौन सा सही नहीं है। दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता, ठीक है। फिर कहता है विटामिन ए, रेटिनॉल, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, के अभाव में के कारणवश त्वचा शुष्क और सल्की हो जाती है। फिर कहता है जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। और चौथा कहता है विटामिन B1, इसका नाम थायमिन है, अभी बताया मैंने, के अभाव के कारण हृदयापात हो सकता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें कहता है कौन सा कथन सही नहीं है। तो दूध में विटामिन बी नहीं होता है, ये आंसर सही है, सही नहीं है। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा कि दूध में कोई बी विटामिन नहीं होता। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं दिखता, कौन सा, तो BKAD, विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक बनाने के निर्माण में पोषक तत्व प्रदान करता है। पहला है फल, सब्जियां, पनीर और मिठाई। तो इसमें से नए ऊतक बनाने में सबसे ज़्यादा जो मददगार साबित होता है वो है पनीर। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक में, जितने भी जैव यौगिक हैं में अनिवार्यतः कौन से तत्व मौजूद रहते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और गंधक। तो इसमें कार्बन मौजूद रहते हैं। जितने भी जैव यौगिक हैं, कंपाउंड है, तो उसमें मूल तत्व कौन सा है, कार्बन है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया में पित्त लवण की भूमिका है। पित्त लवण की भूमिका क्या है। कहता है पहला, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के दौरान सह एंजाइम की तरह कार्य करना। फिर कहता है वसा का इमल्सन बनाना तथा इसके अवशोषण को सुगम बनाना। यही आंसर सही होगा। आगे देख लेते हैं। फिर भी अमीनो अम्ल में प्रोटीन के विखंडन तथा उनके अवशोषण में सहायता करना। एंजाइम के स्राव के लिए अग्नाशयों को उत्तेजित करना। कहता है मानव शरीर में पाचन की क्रिया में पित्त लवण की क्या भूमिका है। बाइल डक्ट की, बाइल की क्या भूमिका है। तो कहता है वसा का इमल्सन बनाना ये, और इसके अवशोषण को सुगम बनाना, यही इसकी भूमिका है। तो बी आंसर आपका सही होगा। इसको गौर से पढ़ लेना आप 1-2 बार। तो पित्त लवण की भूमिका क्या है, वसा का इमल्सन करता है ये, और अवशोषण के लिए ये सुगम बनाता है। तो बी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल है। इसमें से कौन सा अमीनो अम्ल है। पहला है साइटोसाइनिन, ग्लाइसिन, ग्वानिन और थाइमिन। इसमें कहता है कौन सा अमीनो अम्ल है। तो ग्लाइसिन अमीनो अम्ल है, याद रखना। ग्लाइसिन जिसको अमीनो अम्ल भी है, एक तरह का अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल है, तो याद रखना अमीनो अम्ल ग्लाइसिन। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो पहला है पेरिसन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है रेनिन, चौथा है इरेप्सिन। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन। तो सी आंसर आपका सही होगा, रेनिन। तो सी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को उनके कैलोरी के मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है और उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है हमें। तो इसका आंसर बताइए आप।
तो पहला है दूध, दूसरा है मक्खन, तीसरा है शर्करा और चौथा है आइसक्रीम, पांचवा है अंडा। तो इसमें सबसे कम किस में हो गया? अंडा, ये पहले हो गया, फिर ये दूध हो गया, फिर तीसरा हो गया मक्खन, फिर चौथा हो जाएगा शर्करा, फिर पांचवा आइसक्रीम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे, तो डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल नए वीडियो में। तब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट करके हमें बताना। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।